सतेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएस अकेडमी पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है वो कैसे निकाला जाता है, जिसमें हम लोगों ने पहले टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता था श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हम लोगों ने देख लिया था। और उससे रिलेटेड जो आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, वो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कैसे इन लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। नॉर्मल मेथड से भी हम लोगों ने देखा था, और जो एक जुगाड़ कह सकते हैं उस मेथड से भी हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग किसका देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर बात यहाँ पर करें तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, ये सर्किट है, अगर मान लीजिए ये सर्किट है, तो यहाँ से ये R1 ये R2, इन दोनों का क्या होगा, दोनों का जो एंड पॉइंट होगा वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। दो के दोनों का एंड पॉइंट क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। आप चाहे सर्किट इस तरीके से बनाएं, या आप इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है ना। इस तरीके से R2, और इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा और इसका निगेटिव सिरा, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा, दो के दोनों आपका एक ही क्या कहते हैं डायग्राम है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी लेकर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं समझिएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि ये पोटेंशियल आपका है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये नियम आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे उसमें क्या था कि श्रेणी क्रम में कि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होता था वो क्या होता था, सेम होता था। तो इसमें क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का जो सम होगा वो बैटरी के टोटल सम के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं अलग अलग होता है। तो इसमें अगर करंट की बात करें I1, इसमें करंट की बात करें I2, लेकिन इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सभी रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफ ड्रॉप या डिफरेंस, ड्रॉप और डिफरेंस एक ही बात है, सेम होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि दो के दोनों का जो क्या कहते हैं पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा या पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दो के दोनों का क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो करंट होगा तो क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक रेजिस्टेंस में प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान में करंट का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होता है। या हम कह सकते हैं प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो करंट होगा, ये प्रत्येक रेजिस्टेंस का के अक्रॉस जो करंट का सम होगा वो बैटरी से निकलने वाले करंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये बात है तो यहाँ से करंट बैटरी से कितना निकलेगा, आई निकलेगा। तो आई का जो मान होगा वो I1 प्लस क्या होगा, I2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर बैटरी से निकलने वाले करंट के इक्वल होगा। अगर हम इसी का एक इक्विवेलेंट निकालें तो देखिए,
अगर आप दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा जिसे हम आर इक्विवेलेंट कहेंगे, और ये बैटरी से जुड़ गया, ये आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये आपका करंट अगर यहाँ जाएगा तो आप अगर I बराबर निकालेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं I की जगह पर तो V अपान क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, और यहाँ से लेंगे तो V अपान R1, और यहाँ से लेंगे V अपान R2। ठीक है ना। तो अगर I1 यहाँ से निकाले V बराबर, तो विभव बराबर आपका होता है धारा गुणित सॉरी धारा बराबर अगर आप निकालेंगे तो विभव बटे क्या होगा, प्रतिरोध, तो विभव V और यहाँ का प्रतिरोध R1। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, V अपान R1, और I2 का मान क्या हो जाएगा, V अपान R2। ठीक है ना। क्या अगर कॉमन ले लें तो सबका V कैंसिल हो जाएगा, सबका V कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, R2। तो ये तरीका है इसमें रजिस्टर्स को जोड़ने का। तो उस वाले में क्या होता था, सीरीज वाले में डायरेक्ट हम जोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम हमेशा बटे में करके जोड़ेंगे, अपान में करके जोड़ेंगे। ठीक है ना। ये वैल्यू निकालने का क्या है दोस्तों, तरीका है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ बात करें कि अगर तीन रेजिस्टेंस है, तो अगर तीन रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट आप क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या करेंगे, 1/R3 कर सकते हैं। इसका मतलब कि जितने रेजिस्टेंस है हम उतने क्या करते जाएंगे, ऐसे अपान में करके जोड़ते चले जाएंगे। जरा इसी को समझिएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो R2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, R1, और यहाँ पर R1 अपान R2। तो ये किसके बराबर होगा, 1/R इक्विवेलेंट के। और अगर इसी को हम क्या कर दें, इसी को पलट देते हैं तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, और ये R2 अपान R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या कैसे जोड़ेंगे, जब भी दो प्रतिरोध रहेगा अगर उसका संयोजन हम करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे कि इनको ऊपर हम गुणा कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ हम लोग करेंगे, और ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात हुई। अब कुछ पॉइंट और क्या है कि जैसे अगर हम सीरीज में लेते थे तो सीरीज में हम क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ते थे, सबको क्या कर देते थे, डायरेक्ट जोड़ते थे। अगर सभी प्रतिरोध आपका क्या हो, समान हो, मतलब कि हम जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ रहे हैं सबका मान कितना हो, आर ही हो, अलग ना हो, तब इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यदि n इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में हो तब, तो जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि n इक्वल रेजिस्टेंस n इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में हो तब तब इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो भाई जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस, ऐसे कहाँ तक, एन टाइम तक। तो क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट। मतलब कि जितने रजिस्टर्स हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर अगर 10 जोड़ते हैं, अगर सबका वैल्यू क्या है, समान है, अगर 10 जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 गुणते आर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10 गुणते आर लिखेंगे। लेकिन अगर, अच्छा एक चीज और, सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट का मान होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा उसका आर इक्विवेलेंट का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीरीज में आर इक्विवेलेंट का मान, आर इक्विवेलेंट का मान सबसे बड़े रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस के मान से भी बड़ा
मान प्राप्त होता है, बड़ा मान प्राप्त होता है, बड़ा मान प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनिएगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, जरा समझिएगा, मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाता हूँ। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर आप इनका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 + 3 + 4, 3 × 2 = 5 = 4, 9, 9 ओम आ गया ना। तो इसका मतलब कि आर इक्विवेलेंट का मान जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, तो इनमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, 4। तो 4 के मान से भी ज्यादा कौन आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। आर इक्विवेलेंट का मान सबसे बड़े वाला जो प्रतिरोध होता है उसके मान से भी क्या होता है, हमेशा बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब ऐसे अगर अगला पॉइंट देखें, तो अगले पॉइंट में हम लोग क्या लेंगे कि जैसे यहाँ पर n इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में था, तो ऐसे अगर n इक्वल रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में, तो हम लिख सकते हैं यदि n इक्वल रेजिस्टेंस, यदि n इक्वल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पैरेलल पैरेलल में हो तब में हो तब तब क्या होगा, तब यहाँ पे जब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे कहाँ तक, n टाइम तक। तो r बाई कितना, n। तो अब यहाँ पर सबका जो हर है सेम है, तो अंश भी जुड़ेगा। तो n टाइम आपने जोड़ा है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n बाई क्या हो जाएगा, r। और यही जब r इक्विवेलेंट आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, r/n। तो ये क्या हो जाएगा आपका, r इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये तरीका है r इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक है ना। तो लेकिन ये कब, जब सब के सब समान होगा। और एक चीज, एक पॉइंट और आप इससे रिलेटेड लिख लीजिए, क्या कि पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का मान, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का मान सबसे छोटे प्रतिरोध, सबसे छोटे वाले प्रतिरोध रेजिस्टेंस के, सबसे छोटे वाले प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के मान से भी के मान से भी छोटा मान, छोटा मान प्राप्त होता है, छोटा मान प्राप्त होता है। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए, एक 2 ओम और ये कितना, 4 ओम। ठीक है ना। ये अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमने कहा ऊपर गुणा कर दो और नीचे क्या कर दो, जोड़ दो, 2 + 4। तो यहाँ पर 4 दूना 8 और ये 6, आपने काटा 2 तिहाई 6 और 2 × 4 = 8, कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब 4/3 का अगर आप भाग लगाते हैं, कितना लगाते हैं, क्या करते हैं, 4/3 का अगर आप डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 4/3 का अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 एक कम 3, एक बच जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, 1.3 इतना आएगा, इतना ओम आएगा। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है, 2। 2 वाले से भी छोटा आपका क्या मिलेगा, ये मान मिलेगा। 2 वाले से भी छोटा ये मान आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका, ये इसका मतलब था। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक में कहा है कि लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होता है इसके बारे में हमें देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करंट को हम फाइंड करते हैं।
लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे वो करते हैं। V बराबर I इंटू आर। अगर आप ध्यान दें तो I बराबर क्या होगा, V अपान R होगा। V का मान क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर I का लें तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा कि नहीं। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, V कांस्टेंट है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा रहेगा उसमें करंट कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस का मान अगर ज़्यादा होता है पैरेलल में तो करंट का मान क्या होगा, कम। और रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो उसमें करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा। यही आपका रूल होता है। और इसका रेशियो अगर आप यहीं से निकालेंगे तो I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1। इन दोनों का क्या होगा, ऐसे रेशियो निकलेगा। अगर आप यहाँ से करें ऐसे, अगर आप I1 बराबर लें तो V बटे R1 हो जाएगा क्योंकि वो आपका कांस्टेंट। ऐसे I2 बराबर लें तो V बटे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और अगर इनका रेशियो अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1। ठीक है, तो ये तरीका है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। इसका मतलब करंट का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा, इनवर्स होगा। तो इसका मतलब अगर हम I1 और I2 का जब मान निकालेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, R1 रेशियो 1 बाई क्या हो जाएगा, R2। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, इस क्वेश्चन में कहा है, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर दिया है वैल्यू, ये R1 20 ओम, R2 20 ओम और R1 5 ओम। R1 कितना, 5 ओम। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और ये बैटरी का जो ईएमएफ है, पोटेंशियल, वो 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है। अब यहाँ पर आपको करंट के बारे में पूछा गया है कि करंट आपको निकालना है। कैसे करंट निकालना है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करंट निकालना है ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अगर आप यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आप दो प्रतिरोध है तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही तरीका है। R1 का मान 5, R2 का मान 20 और ये 5 प्लस 20। और यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 5 25, 25 चौको 100। तो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट दोस्तों कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अगर ये 4 ओम आ गया तो यहाँ से I का मान आप निकाल सकते हैं। तो I बराबर लेंगे तो V अपान R इक्विवेलेंट, और V का मान कितना है, 20 है। और R इक्विवेलेंट का मान 4, 4 पंजे 20। तो I बराबर 5 एम्पियर आपका है। कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर का करंट आपका बहेगा। इसका मतलब कि जब इस सर्किट से करंट जाएगा
तो यहाँ से बैटरी निकलेगा तो 5 एम्पीयर का करंट जाएगा। और जब इसमें जाएगा तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा, I2 जाएगा। कितना जाएगा, I1 और I2। ध्यान दीजिए, करंट कितना जाएगा, I1 और I2। अगर I1 और I2 यहाँ से करंट जाएगा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम V1 का मान निकालें, किसका मान निकालें, सॉरी I1 का मान निकालें, तो I1 बराबर अगर आप लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। I1 बराबर अगर आप निकालते हैं तो आपका क्या V/R1 होगा। भाई समांतर क्रम में विभव समान होता है, तो जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा। तो इसका मतलब कि जो बैटरी का विभव होगा वही इनका, तो V आपका, तो इसका पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V। अब V का मान कितना है, 20 है। कितना है, 20। और R1 का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, R1 का मान कितना है, 5। 5 चौक 20। तो यहाँ पर कितना आपका आया, 4 एम्पियर का क्या आया, करंट आया। ठीक है ना, कितना आया, 4 एम्पियर का करंट आया। अब ऐसे यहाँ पर हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे हम लेते हैं I2 बराबर, तो I2 का मान यहाँ पर कितना है, 20। और R1 का मान कितना है, 20, सॉरी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। V अपान क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। और यहाँ V का मान 20, R2 का मान कितना, 20, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, 1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर करंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन और भी तरीके हैं, आप इसको और भी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे आप और देखेंगे किस तरीके से। आइए, अब यहाँ से देखिए, अगर आप करंट की बात करते हैं कैसे निकाला जाएगा, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। जरा समझिएगा, आपको यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, आपको बताया क्या, I1 अपान I2 बराबर R2 अपान R1, ये आपको पता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलिए। I1 अपान I2 बराबर, R2 का मान कितना है, 20 है। R1 का मान कितना है, 5, 5 चौक 20। तो 4 बटे कितना आया, 1। तो इनका जो रेशियो बना वो I1 अपान I2 बराबर कितना बना, 4 बटे 1 का बन गया कि नहीं। अगर I1 बराबर आप ले तो क्या 4I2 बना कि नहीं, बताइए। और अगर यहाँ करंट I1 और I2 आपका आता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे I1 और I2 आता तो I1 और I2 का जो मान है, I1 प्लस I2 का जो मान है वो किसके बराबर रहेगा, I के बराबर रहेगा। और I1 और I2 का मान अगर I के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा, I1 का मान यहाँ से कितना है, I1 का मान 4I2, और I2 तो आपका I2 है ही, और I का मान कितना है, 5 एम्पियर, ये आपने निकाला है 5 एम्पियर। तो यहाँ से 4 1 5, 5 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, I2 का मान कितना मिल गया, 1 एम्पियर मिल गया, ये I2 का मान। अब I2 का मान मिल गया तो I1 निकालना है, तो I1 बराबर 4I2। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो कितना, 4 एक कम 4 एम्पियर। तो I1 का मान कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो ये भी आपका एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सर्किट को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये आपका मेथड उचित है, क्या आप इससे भी कम समय में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप इसको मिटा दीजिए, ये समझिए आपका ये सवाल है, ये क्या है, ये आपका सवाल है, ये सवाल है, ये सब आप मिटा दीजिए। अब देखिएगा, ये तो आम बात थी। अब थोड़ा देखते हैं जुगाड़, जुगाड़ कैसे बनेगा। देखो बच्चा, आप एक चीज जानते हो, समांतर क्रम में ये ध्यान में रखिएगा, जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही रेजिस्टेंस में हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर ये सिरा आपका, ये आपका प्लस ये माइनस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस 20, तो जो बैटरी का है पोटेंशियल डिफरेंस वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। इसका मतलब कि V इनका भी होगा और V इनका भी होगा, होगा कि नहीं।
अगर V इनका है तो जो V बैटरी का होगा वही इसका भी V होगा, वही इसका भी होगा। तो समांतर क्रम में जो बैटरी का V होता है वही इसका भी होता है। तो अगर आप यहाँ पर I1 निकालें तो I1 बराबर V बटे क्या हो जाएगा, R1, और V का मान तो 20 होता है ना, और R1 का मान कितना है, 5 5 चौक 20, 4 एम्पियर। सीधा सीधा आ गया, आपको R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे इसका लें I2, तो जो V का मान बैटरी का होता है वही इनका भी होगा, तो इनका 20 है तो इनका भी 20 होगा। इनका रेजिस्टेंस 20 है तो कट गया, कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ये वैल्यू हो गई, आसान से निकालने का क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपके शॉर्टकट मेथड है। अब इन सब मेथड को अगर देखा जाए दोस्तों तो मैंने क्लास में उतना जिक्र नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए ये क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि क्या और भी तरीके हैं, हाँ और भी तरीके हैं। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से इन सब चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। मिलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें कहा है द अमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इच, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा है द अमीटर द अमीटर रीडिंग द अमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इज। एक अमीटर है और उसमें एक सर्किट है, उसमें क्या है, अमीटर है, और इसका ऑप्शन 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर और 5 एम्पियर। सर्किट बच्चा दिखाते हैं आपको कि सर्किट क्या है, जरा समझिएगा। ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, और इसी में लगा है अमीटर, और एक ये सर्किट है, और यहाँ से 11 एम्पियर का करंट निकल रहा है, और यहाँ से 11 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसका 2 ओम, इसका 1 ओम, और ये 3 ओम, ठीक है ना। ये आपका इतना है। अब यहाँ पे कहा है कि अमीटर का रीडिंग आपको बताना है। जो अमीटर लगा है जो सर्किट में, कहा है द अमीटर रीडिंग इन द सर्किट बिलो इज। अमीटर का रीडिंग आप ज्ञात कीजिए। अमीटर में कितना, अमीटर देखिए क्या होता है, अमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट के मान को क्या करता है, बताता है। तो अमीटर कितना करंट बताएगा, वही बताएगा जो इस सर्किट से जाएगा, वही करंट बताएगा, क्या अमीटर बताएगा। तो आप डिसाइड कर लो, अगर ये R1 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, तो इनमें करंट I1 जाएगा, इनमें करंट क्या जाएगा, I2 जाएगा, और इनमें करंट क्या जाएगा, I3 जाएगा। अब यही करंट निकालना है कि यहाँ से करंट कितना जाएगा, जितना यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, तो वो बताएगा। और टोटल करंट कितना है, आई का मान, आई 11 एम्पियर है। अब ऐसे सवाल को लगाते समय आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको करंट दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको पोटेंशियल नहीं दिया है, तो आप जरा समझिएगा। हमने आपको बताया था कि I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। तो अगर आप I1 और I2 और I3 का जब रेशियो आप निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस के रूप में 1/R1, 1/R2 और 1/R3 आएगा। तो अगर यहाँ से आप रेशियो निकालते हैं, तो R1 का मान कितना है, 2 अनुपाते, इसका मान 1, 1 अनुपाते, इसका मान कितना, 3। अब 2:1:3 का रेशियो, अगर आप सॉरी 2:1:3 का एलसीएम अगर आप यहाँ से निकालें तो कितना होगा, 6। तो 6/2 कर दीजिए, 6/1 कर दीजिए, और ये 6/3 कर दीजिए, क्योंकि आप ये बटे में है, हमें एक कंप्लीट वैल्यू की तरफ लेना है। तो अगर यहाँ से I1 अनुपाते I2 अनुपाते क्या करेंगे, I3, तो यहाँ 2 तिहाई 6, 3 अनुपाते
6 कम 6 और यहाँ पे 3 दूना 6, ये आपका आ गया। अगर आप देखें तो I1 और I2 और I3 का जो रेशियो बना, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब सभी करंट को अगर हम जोड़ दें तो 6 3 9, 3 और 6 कितना 9, 9 2 11, तो 11 कुल करंट बना। रेशियो में कुल कितना बना 11, तो 11 का जो रेशियो कितने करंट के बराबर है, 11 एम्पियर के करंट के बराबर है। कितने एम्पियर, 11 एम्पियर। तो 11 से 11 क्या होगा, कैंसिल, तो एक का रेशियो कितना बना, 1 एम्पियर का। तो ये सब क्या है, ये सब रेशियो हैं, ठीक है ना। तो हमें रेशियो का निकालना है, अनुपात का निकालना है। तो अगर एक का अनुपात ये बना तो I1 में कितना है 3, तो 3 गुणते कितना 1 बराबर 3 एम्पियर हो जाएगा। आपको सीधा I2 निकालना है। I2 आपसे पूछा तो आप कुछ ना करिए, ना I1 का निकालिए ना I3 का, सीधे I2 निकालिए। I2 का रेशियो यहाँ पर कितना है 6, तो I2 का जब आप निकालते हैं तो 6 का रेशियो कितना है, यहाँ पर 1 का रेशियो 1 के बराबर, तो 6 का रेशियो 6 गुणते 1 बराबर 6 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ सर्किट से करंट कितना जाएगा, 6 एम्पियर का जाएगा। तो 6 एम्पियर जाएगा तो ये आपका आंसर कितना 6 एम्पियर